Okay, now we start with first paper of JCAT MDMS. MCQs number 26. Immediate cell-mediated hypersensitivity is characterized as immediate hypersensitivity is type 1 hypersensitivity. Immediate is type 1 and type topic ठीक है 27 is after peripheral nerve injury before regeneration of nerve chromatolysis removes debris from the neuronal cell body. What process is doing a similar job in distal stump of the nerve away from the cell body? अगर नर्व इंजरी में बिफोर रिजनरेशन ऑफ नर्व क्रोमेटोलाइसिस न्यूरोनल सेल बॉडी से डेब्रिस को रिमूव कर रही है तो डिस्टल स्टैम्प के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा? डिस्टल स्टैम्प में होगा वेलेरियन डीजनरेशन. वेलेरियन डीजनरेशन विल बी देयर. तो इसके बाद है टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन. हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन है तो उसके अंदर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होगी. अगर एक्यूट रिजेक्शन है तो उसके अंदर टाइप 4 होगी और अगर क्रोनिक है तो उसके अंदर 3 और 4 होती हैं. तो हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स में इमीडिएट और हाइपर एक्यूट में टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होगी और वीक्स टू मंथ्स एक्यूट होती है और इसमें होगी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी. मंथ्स टू ईयर्स लीड्स टू क्रोनिक हाइपर सेंसिटिविटी. देयर विल बी टाइप 3 to 4 हाइपर सेंसिटिविटी. ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिजेक्शन में भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है. तो ये जो 4 टाइप्स हैं इनमें इनकी थोड़ी सी डिटेल है. टाइप 1 इज़ IgE मीडिएटेड. जितनी भी एलर्जी कंडीशंस होंगी हाइपर सेंसिटिविटी एनाफिलैक्सिस का जो रिएक्शंस हुआ होगा वो टाइप 1 के अंदर आता है. और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी ये सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होगी जिसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होगी. और जो टाइप 3 सिस्टम है कॉम्प्लीमेंट ये हाइपर सेंसिटिविटी है इसमें क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी का एक कॉम्प्लेक्स होगा जो कि टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट हो जाता है. तो हमने वो डिजीज़ देखनी होती हैं जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स बनते हैं. जिस तरह रूमेटॉइड अर्थराइटिस की डिटेल में देखें तो कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है टिश्यूज़ में. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी टिश्यूज़ में ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर ये डिपॉजिट्स बने हुए होते हैं. तो जिस डिजीज़ में डिपॉजिट्स बन जाए कॉम्प्लेक्स होगा और वो डिपॉजिट हो जाएगा टिश्यूज़ के अंदर तो वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होगी. और जो टाइप 4 होती है ये TH1 सेल्स साइटोकाइंस रिलीज़ करती हैं जो कि मैक्रोफेजेस और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं. ये ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिजेक्शन वाले जो होते हैं ना उसके अंदर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है. तो इन सब की 4 टाइप्स की एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो टाइप 1 के अंदर कौन सी एग्जांपल्स हैं? टाइप 1 में होगी लोकल एंड सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस, सीजनल हे फीवर, फूड एलर्जीज एंड ड्रग एलर्जीज. हर टाइप की एलर्जी आ जाएगी टाइप 1 में जो कि IgE मीडिएटेड होती है. एलर्जन आके बाइंड होता है IgE के ऊपर थ्रू द FC रिसेप्टर्स. तो जब वो उसके ऊपर बाइंड होगा तो IgE रिलेटेड जो है ना वो डीग्रेनुलेशन स्टार्ट हो जाती है. टाइप 2 की एग्जांपल्स हैं जब ट्रांसफ्यूजन हम करवाते हैं व्हेन द ट्रांसफ्यूजन विद अ मिसमैच ब्लड अकर्स तो उसमें टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होगी. इस तरह हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न है तो उसके अंदर भी टाइप 2 होगी. टाइप 2 के अंदर ब्लड से रिलेटेड हो जाएगा. टाइप 1 में थी एनाफिलैक्सिस से रिलेटेड और टाइप 3 जिसमें डिपॉजिट्स बने हुए होते हैं लाइक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस. ये तीनों जो है ना ये आ जाती हैं टाइप 3 के अंदर. टाइप 4 में कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये तीनों चीज़ें आ जाएगी टाइप 4 के अंदर. तो ये हम टाइप 4 के अंदर ये भी डिटेल पढ़ी कि हाइपर एक्यूट अगर होता है तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होगी. एक्यूट में टाइप 4 होगी. क्रोनिक के अंदर 3 to 4 होगी और 4 हाइपर सेंसिटिविटी इसमें ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट में भी होती है. ओके, यू आर एनालाइजिंग अ फ्लूइड सेंट इन फ्रॉम द वार्ड. Its protein level comes out to be 3.77 and 3.77 mean it is more than 3.5. It means तो अच्छा आगे उसने क्या किया and it readily coagulates in container. What is it? ट्रांसुडेट, एक्सुडेट, नॉर्मल सिस्ट, एक्वस्यूमर. तो ये क्या होगा? एक्सुडेट होगा. ट्रांसुडेट में लेस देन 3.5 होती है प्रोटीन का लेवल. अब यहाँ पे 3.5 से मोर है तो ये एक्सुडेट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज विच मसल weakness is mostly associated with anterior shin splints. Anterior shin splints में is mostly associated तो gastrocnemius, tibialis anterior, peroneus longus, semimembranosus. तो आंसर है tibialis anterior जो है ना वो वीक हो जाएगा anterior shin splints में. Shin splints is
पेन अलोंग द शिन बोन के अलोंग पेन है. इट इज़ कॉज्ड व्हेन लार्ज मसल्स ऑफ लेग लाइक टिबियालिस एंटीरियर शिन स्प्लिंट, और टिबियालिस पोस्टीरियर में पोस्टीरियर शिन स्प्लिंट हो जाएगा. गैस्ट्रोक्नीमियस सोलियस, ये जो मेजर मसल्स हैं, सोलियस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस बिकम वीक और स्टिफ. अगर वीक या स्टिफ हो जाते हैं तो उसकी वजह से शिन स्प्लिंट हो रहा है. एंटीरियर शिन स्प्लिंट में टिबियालिस एंटीरियर और पोस्टीरियर शिन स्प्लिंट में टिबियालिस पोस्टीरियर होते हैं. दिस कॉजेज स्ट्रेस ऑन द शिन एंड स्मॉलर अटैच्ड मसल्स कॉजिंग पेन. तो जब ये स्ट्रेस करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पेन हो जाएगा. नेक्स्ट इज दी ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन द यूट्रस इज विच ऑफ द फॉलोइंग. इम्प्लांटेशन की फेज़ में यूट्रस डबल लेयर्ड है, प्रोलिफरेटिव फेज़ है, सेक्यूलेंट है, डायलेटेड है. तो जब इम्प्लांटेशन की फेज़ होती है उसमें यूट्रस होता है सेक्यूलेंट. डिटेल है. प्रायर टू इम्प्लांटेशन द यूट्रस इज इन सेक्रेटरी फेज ड्यूरिंग विच द यूट्राइन ग्लैंड्स एंड आर्टरीज बिकम कॉइल्ड एंड द टिश्यू बिकम्स सिक्यूलेंट. अच्छा, तो जो है ये वाली इम्प्लांटेशन की स्टेट से पहले यूट्राइन ग्लैंड्स और आर्टरीज कॉइल्ड हो जाती हैं और यूट्रस सिक्यूलेंट हो जाता है. तो इस इम्प्लांटेशन की फेज में हम कहेंगे यूट्रस जो है वो सिक्यूलेंट फेज में है. टिश्यू सिक्यूलेंट हो गया है और बाकी जो ग्लैंड और आर्टरीज हैं वो कॉइल्ड हो गई हैं. इन वेलेरियन डीजनरेशन सेल अंडरगोज. वेलेरियन डीजनरेशन हमने डिस्टल स्टम्प में पढ़ी थी. तो वेलेरियन डीजनरेशन में सेल अंडरगोज श्रिंकेज, एपोप्टोसिस, स्वेलिंग, रप्चर. तो जो डिस्टल स्टेम को वो रिमूव करवा रहा है तो वो एपोप्टोसिस से नेचुरल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये हो रहा है. तो वेलेरियन डीजनरेशन क्या हुआ, इसमें सेल अंडरगो एपोप्टोसिस है. आफ्टर पेरिफेरल नर्व इंजरी वेलेरियन डीजनरेशन is distal degeneration of axons and myelin sheaths can lead to injury to the neuron cell body macrophages schwann cells digest the nerve. फिर है जी, अ बॉय इज़ ब्रॉट टू एमरजेंसी इन शॉक की स्टेट में इमरजेंसी में है एक पेशेंट को लेके आए हैं एंड वीनस कट डाउन इज परफॉर्म एट वी साइड. वीनस कट डाउन की साइड पे करते हैं. 1 सेंटीमीटर एंटीरियर एंड 1 सेंटीमीटर सुपीरियर टू मीडियल मैन्युलाई. 1 centimeter anterior and superior to medial malleoli, 1 centimeter posterior and superior to medial malleoli, between medial malleolus and Achilles tendon, posterior to lateral malleolus. तो ये किस में होगा, medial malleolus ही होगा. इसके 1 centimeter anterior and 1 centimeter anterior and 1 centimeter superior होगा. तो वो हो जाएगा ना, यहाँ पे हमने वेनस कट डाउन करना होता है. विच ड्रग इज मोस्ट हिपैटोटॉक्सिक. हिपैटोटॉक्सिक इनमें से कौन सी है, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, हेलोथेन, प्रोपोफोल. तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा हिपैटोटॉक्सिक है वो है हेलोथेन. ड्रग्स फॉर एनेस्थीसिया एंड देयर साइड इफ़ेक्ट्स. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स यूज फॉर जीए हैव सम लेवल्स ऑफ हिपैटोटॉक्सिसिटी बट हेलोथेन इज वर्स्ट अमंग ऑप्शंस गिवन हियर. तो सबसे ज़्यादा जो हिपैटोटॉक्सिक है वो है हेलोथेन. नेक्स्ट ऑप्शन इज MCQs इज HSV2 रिमेन्स डोरमेंट इन. HSV2 किस में डोरमेंट रहती है, remains dormant in bone marrow, intestinal lymphatics, neurons, hair follicles. तो न्यूरॉन्स में HSV2 जाके वहाँ पे डोरमेंट रहता है. टाइप ऑफ फोकस लाइफ साइकिल ऑफ द herpes simplex virology. HSV2 remains dormant in the neurons. commonest site for the prostate carcinoma. P से prostate, तो P से इसका कॉमनेस्ट साइड कहाँ होगी, पोस्टीरियर लोब में. पी से प्रोस्टेट, पी से पोस्टीरियर साइड, तो पोस्टीरियर लोब में कॉमनेस्ट है. टॉपिक ऑफ फोकस इसका यही है. प्रोस्टेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी एनाटॉमी वगैरह सब कुछ. इन डायबिटिक रेटिनोपैथी दी पैथोलॉजी इज. अच्छा, डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है, नी वेसल की फॉर्मेशन होते हैं जिसको एक्सुडेट हेलोज मैक्यूलर डीजनरेशन. तो इसको वो बोल रहे होते हैं न्यू वास्कुलराइजेशन को. तो खैर न्यू वेसल्स की फॉर्मेशन होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर. डायबिटिक रेटिनोपैथी, दिस इज द रैशनल बिहाइंड गिविंग द एंटी वेजेफ इंजेक्शन. एंटी वेजेफ इंजेक्शन भी इसी वजह से दे रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे एंजियोजेनेसिस हो गई होती है. टॉपिक ऑफ फोकस माइक्रो एंड मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़. ग्रेट डिटेल्स आर नॉट नीडेड, जस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. इसके बाद है जी, इन विल्सन्स डिजीज़ द फॉलोइंग इज सीन. विल्सन डिजीज़ में क्या होता है, विल्सन डिजीज़ में कॉपर इज़ लो, कॉपर इज़ हाई, सिरोलोप्लाज्मिन इज़ लो, सिरोलोप्लाज्मिन इज़ हाई. तो सिरोलोप्लाज्मिन के जो लेवल्स होते हैं वो लो हो जाते हैं.
विल्सन डिजीज कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेपोजिशन ऑफ कॉपर इन लिवर, ब्रेन एंड आइज। 3 साइट्स आर देयर, लिवर में, ब्रेन में और आइज में। यहाँ पे विल्सन डिजीज़ में कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। लिवर एंड बिलरी कैंसर्स आर एसोसिएटेड इन दोज विद मोर देन 10 years ऑफ डिजीज़। मोर देन 10 years डिजीज़ है तो लिवर एंड बिलरी कैंसर्स हो जाएंगे। म्यूटेशन इन द ATP7B जीन, ATP7B जीन फॉर द कॉपर ATPase डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लिवर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी अकर्स। बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ आर सीरम के अंदर सीरोप्लाज्मिन लेवल्स लो हो जाते हैं, सीरम कॉपर भी लो हो जाएगा। यूरिन के अंदर इन दोनों के लेवल्स हाई जाएंगे, यूरिन कॉपर हाई है, लीवर के अंदर कॉपर के हाई लेवल्स हैं। मेमोराइज ऑल लेवल्स इन सीरम आर लो। तो इसके अंदर जो है ना सीरम के अंदर सारे लेवल्स लो हो जाएंगे। मोस्ट स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट इज सीरोप्लाज्मिन लेवल, सीरोप्लाज्मिन के लेवल्स करवाने होते हैं। मोस्ट स्पेसिफिक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज़ लिवर बायोप्सी। मोस्ट स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट हमने ये सीरोप्लाज्मिन के लेवल्स देखने होते हैं और ये सारी जो इसने लेवल्स बताए हुए हैं वो लो हुए हुए होते हैं सीरम के अंदर। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो लिवर बायोप्सी। अदर सजेस्टिव टेस्ट आर द स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करती हैं आई की, तो वहाँ पे हमें केशर फ्लैशर रिंग्स नज़र आएंगे। ट्रीटमेंट में पेंसिलामीन एंड लिवर ट्रांसप्लांट क्यूरेटिव और पेंसिलामीन देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट काफ़ी दफ़ा पूछा हुआ होता है। पेंसिलामीन ट्रीटमेंट है और लिवर ट्रांसप्लांट क्यूरेटिव है। अच्छा, नेक्स्ट है 39 मोस्ट कॉमन साइट फॉर द डाइवर्टिकुलम इन ड्यूडिनम। ड्यूडिनम में डाइवर्टिकुलम का मोस्ट कॉमन साइट होता है सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। तो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम इज़ दी मोस्ट कॉमन साइट मैकल्स डाइवर्टिकुलम की। ऊपर इसने डिटेल बता दिया है मैकल्स डाइवर्टिकुला की। रूल ऑफ 2% ऑफ पॉपुलेशन में होगा। 2 इंचज़ इन लेंथ है और 2 feet अवे फ्राम द इलियोसिकल जंक्शन, प्रेजेंट्स बिफोर 2 years ऑफ एज। 2% of population, 2 inch in length, 2 feet away from the ileocecal junction, presents before 2 years of age. Produces peptic ulcer disease, Meckel's diverticula, ठीक है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ काज कराता है फ्रॉम एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू इन डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम में एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू होता है, तो एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू से ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ काज करवा सकता है मैकल्स डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलर डिजीज़ में क्या होता है, ब्लाइंड आउट पोचिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन प्रोड्यूस डाइवर्टिकुलाइटिस, डायरिया और ब्लीडिंग। डिजीज़ में उसने बताया है कि एलिमेंट्री कैनाल से कहीं से भी ब्लाइंड आउट पोचिंग आती है तो वो प्रोड्यूस कर रही है डाइवर्टिकुलाइटिस, डायरिया और ब्लीडिंग कैन प्रोड्यूस। तो ड्यूडिनल डाइवर्टिकुला में क्या है इसकी डिटेल। 20 to 25% ऑफ पॉपुलेशन हैव इट फ्राम ERCP फाइंडिंग। जब ERCP करवाते हैं तो ERCP की फाइंडिंग में 20 to 25% पॉपुलेशन में ही आता है। एसिम्प्टोमेटिक होता है 90% में, यूजली क्लोज टू एम्पुला वेटर। एम्पुला वेटर के ये करीब होगा। 90% मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ड्यूडिनम में, 90% मीडियल एस्पेक्ट में होगा। यूजली आफ्टर 40 years ऑफ एज में होता है ये ड्यूडिनल डाइवर्टिकुला, जिसको माइकल डाइवर्टिकुला कहते हैं। तो ये क्या होता है 90% मीडियल साइड पे होगा, आफ्टर 40 years ऑफ एज में होगा। अल्सर यूजली इन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, डाइवर्टिकुला इन सेकंड पार्ट। अल्सर फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में होता है, डाइवर्टिकुला ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट में होता है। ओवरऑल मोस्ट कॉमन साइट ऑफ डाइवर्टिकुला ओवरऑल जो है वो GIT मोस्ट कॉमन साइट है। इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सिग्माइड कोलन। अच्छा, तो GIT में जो मोस्ट कॉमन साइट है वो है सिग्माइड कोलन। ओवरऑल मोस्ट कॉमन साइट डाइवर्टिकुला की GIT के अंदर वो है सिग्माइड कोलन। इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट तो सिग्माइड कोलन ही है। ओके, वर्ड स्ट्रक्चर अमंग दी फॉलोइंग डज नॉट पास अंडर दी फ्लेक्सर रेटिनाकुला। फ्लेक्सर रेटिनाकुला के अंदर से क्या नहीं पास कर, मीडियन नर्व वहाँ से पास करती है, बिलो दी फ्लेक्सर रेटिनाकुला। अल्नर नर्व नहीं पास करती है, अल्नर नर्व अल्नर आर्टरी ये अबव दी सुपरफिशियल पास करती है, नीचे से नहीं जाती। टेंडन्स ऑफ द फ्लेक्सर डिस्टोरेंस सुपरफिशियल, स्टैंडर्ड ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, तो ये सारी चीज़ें बिलो द फ्लेक्सर रेटिनाकुला पास करती हैं, अल्नर नर्व और आर्टरी नहीं पास करती हैं। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स पासिंग सुपरफिशियल एंड बिहाइंड। स्ट्रक्चर पासिंग सुपरफिशियल, तो सुपरफिशियल में है अल्नर आर्टरी, अल्नर नर्व, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, पाल्मेरस लॉन्गस, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। तो जो पाल्मर वाली चीज़ें होंगी वो सुपरफिशियली पास कर रही हैं, इससे
ठीक है, फ्लेक्स रेटिनाकुला के। और अल्नर नर्व, अल्नर से रिलेटेड एक है अल्नर आर्टरी, अल्नर नर्व, अल्नर की पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर। इसी तरह पाल्मर वाली दूसरी चीज़ें हैं पाल्मरस लॉन्गस, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। तो ये सारी चीज़ें सुपरफिशियल पास करती हैं। और जो स्ट्रक्चर पास कर रही हैं डीप, डीप में आ जाता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, मीडियन नर्व, फ्लेक्सर पॉलिसीज लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। तो फ्लेक्सर वाले जो हैं ये सारे टेंडन्स पास करे हैं डीपली, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ बोथ अल्फ़ा एंड बीटा एंटागोनिस्ट। लेबिटालोल जो है वो अल्फ़ा और बीटा एंटागोनिस्ट, मतलब ये दोनों है जिसको कंबाइन है टाइप ऑफ फोकस बीटा ब्लॉकर्स। इन फार्माकोलॉजी आपको इस चीज़ के बारे में पता है, जो अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स बोथ है, एंटागोनिस्ट कौन सा है वो है लिबिटालोल। इसके बाद है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विथ स्वार्मिंग मोटिलिटी आर विच ऑफ द फॉलोइंग। स्वार्मिंग मोटिलिटी के साथ तो एक ही होता है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो है प्रोटियस। ऑप्शंस आर क्लेब्सिएला, प्रोटियस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाए और माइकोबैक्टीरियम। अच्छा, स्वार्मिंग मोटिलिटी इनके अंदर भी होती है। तो क्या डिफरेंस है, जो प्रोटियस है ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है और साथ में इसकी स्वार्मिंग एक्टिविटी है। तो ये हो गया प्रोटियस इसका आंसर। जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है ये स्वार्मिंग मोटिलिटी है बट ये ग्राम पॉजिटिव होता है। इसी तरह माइकोबैक्टीरियम भी ग्राम पॉजिटिव है, तो इस वजह से ऑप्शन ये नहीं होगा। अच्छा, नीचे डिटेल भी बताइए। whenever swarming on culture is mentioned and you are not sure of the answer, always mark Proteus, ठीक है। मोस्टली आपने श्योर नहीं है तो आपने प्रोटियस ही करना है। इफ इन दिस क्वेश्चन द कैच इज ग्राम स्टेनिंग करेक्टर। जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाए है आल्सो हैव द स्वार्मिंग मोटिलिटी और ये ग्राम पॉजिटिव होता है जैसे मैंने ऊपर बताया। एंड देन Serratia is also a gram-negative rod showing swarming motility, but it is usually given in questions mentioning an immunocompromised patient like diabetes, AIDS का patient है अगर, और Serratia is opportunistic। तो Serratia का भी सेम है इसी ऑप्शन की तरह कि ग्राम नेगेटिव है और साथ में स्वार्मिंग मोटिलिटी है, बट Serratia के लिए उसने साथ में मेंशन करना होगा द पेशेंट इज इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड। ओके, नेक्स्ट इज ठीक है, फिर है जी 41 प्रोटीन्स कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, आयनिक बॉन्ड्स होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स होता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होता है। तो जो प्रोटीन्स होती हैं वो लाइक फर्मली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। मसल सेंसेशन इज कैरीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मसल सेंसेशन मसल स्पिंडल से, क्रॉस रिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स, टच रिसेप्टर्स। तो मसल सेंसेशन होती है मसल स्पिंडल के थ्रू। बाकी इसने डिटेल भी नीचे बता दी है, उसमें डिटेल में क्या बताया है कि बैरो रिसेप्टर स्टिमुलस और इसकी एग्जाम्पल। ओके, सबसे पहले हैं बैरो रिसेप्टर्स प्रेशर इन वेसल्स स्टिमुलस और एग्जांपल है कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च। कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च में क्या होते हैं, बैरोरिसेप्टर्स होते हैं। कीमोरिसेप्टर्स ये केमिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं। कैरोटिड एओर्टिक बॉडीज़ के अंदर ये कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, बॉडीज़ में रिसेप्टर्स होते हैं और आर्च और साइनस के अंदर बैरोरिसेप्टर्स होते हैं। मैकेनोरिसेप्टर्स मैकेनिकल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टच, मैकेनिकल अगर स्ट्रेस और टच है तो उसके लिए मैकेनोरिसेप्टर्स होती हैं। और मैकेनोरिसेप्टर्स की एग्जांपल है रूफिनी कर्पसस। नोसिसेप्टर्स होते हैं ये नॉक्शियस पेनफुल स्टिमुलस के लिए होते हैं। डैमेज आर थ्रेटनिंग नॉक्शियस स्टिमुलाई लीड्स टू सेंसेशन ऑफ पेन। तो नोसिसेप्टर्स पेन के रिसेप्टर्स होती हैं, ये ऑल ओवर बॉडी स्पेशली स्किन पे होते हैं। जो फोटोरिसेप्टर्स होते हैं ये विजिबल लाइट के लिए होते हैं। एंड रॉड्स एंड कोन्स इन द आउटमोस्ट लेयर ऑफ द रेटिना। नहीं, रॉड्स और कोन जो है ये फोटोरिसेप्टर्स ही तो इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फोटोरिसेप्टर्स हैं फर्दर्स्ट फ्रॉम लाइट कमिंग इन रॉड्स। नाइट विजन के लिए होते हैं कोन्स, डे विजन कोन हम दिन में खाते हैं तो डे विजन के लिए कोन्स हो गए और नाइट विजन के लिए रॉड्स होते हैं। प्रोपरसेप्शन पी से पोजीशन। प्रोपरसेप्शन के लिए पोजीशनल सेंस के लिए होते हैं प्रोपरसेप्शन और इसकी एग्जांपल है पोजीशन को हम सेंस करते हैं मसल स्पिंडल से। फिर आ जाता है टेस्ट रिसेप्टर्स डिटेक्ट द टेस्ट एंड टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो टेस्ट रिसेप्टर्स के जाते हैं। बैरोरिसेप्टर्स प्रेशर के लिए सेंस करते हैं, कीमोरिसेप्टर्स केमिकल स्टिमुलाई के लिए, मैकेनोरिसेप्टर्स मैकेनिकल स्ट्रेस टच वगैरह के लिए, न्यूरोफिनीज रिसेप्टर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नोसिसेप्टर्स पेनफुल होते हैं ऑल ओवर द बॉडी स्पेशली स्किन में होते हैं। जो फोटोरिसेप्टर्स हैं
ये लाइट के लिए हैं, रोड्स और कौन सा ट्रोमोस लेयर्स में होते हैं, प्रोपाइसेप्शन पोजीशंस के लिए होते हैं, जो कि मसल स्पिंडल में होगी, टेस्ट के रिसेप्टर टंग होते हैं। सेंसरी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड, अच्छा हमें सेंसरी परसेप्शन हो रही है एक्सटर्नल स्टिमुलाई की एब्सेंस में, तो दैट इज कॉल्ड डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस, थॉट डिसऑर्डर्स इनसाइट, तो इट इज़ हेलुसिनेशन। तो यू शुड नो ऑल 4 टाइप्स, वो नेक्स्ट पेज पे बता दिए हैं। तो अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है तो फिर भी आपको सेंसरी परसेप्शन हो रही है, तो इसका मतलब है ये हेलुसिनेशंस है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आफ्टर CVA, अच्छा CVA के बाद कौन सा प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन हो जाता है, ये भी मोस्ट कॉमन MCQs है। ऑप्शंस आर डिमेंशिया, साइकोसिस, मेजर वीकनेस, बिहेवियरल चेंजेस, इमोशनल एबिलिटी। तो सबसे कॉमन क्या हो जाता है, बिहेवियरल चेंजेस या इमोशनल एबिलिटी होगी अब CVA के पेशेंट को CVA के बाद। एसिडिक ड्रग एंटागोनाइज, अच्छा इसमें हमने बताना है एग्जांपल एंटागोनिज्म की। एसिडिक ड्रग एंटागोनाइज करती है बेसिक ड्रग को इन जो लैब एग्जामिनेशन। व्हाट टाइप ऑफ एंटागोनिज्म इज दिस, एसिक बेसिक को एंटागोनाइज करिए है, तो ये कौन सी टाइप ऑफ एंटागोनिज्म है, ये है केमिकल एंटागोनिज्म। फिजियोलॉजिकल होती हैं, कंपिटिटिव और रिवर्सिबल एंटागोनिज्म होती हैं। जो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म है उसकी एग्जांपल है इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। तो ये हार्मोन इंसुलिन हो गया और ग्लूकागोन होगी, तो ये फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म शो करती हैं। जबकि जो एसिड और बेस की ड्रग्स हैं एक दूसरे को एंटागोनाइज कर रही हैं, ये आती हैं केमिकल एंटागोनिज्म के एग्जांपल्स में। prolonged QT interval is not caused by left bundle branch block, right bundle branch block, interventricular conduction problem, right ventricular trauma। तो राइट वेंट्रिकुलर अगर कोई ट्रॉमा की कंडीशन है तो उसके अंदर प्रोलॉन्ग QT इंटरवल नहीं होगा, जबकि बाकी सारी स्टेट्स में QT इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, इंटरवेंट्रिकुलर कंडक्शन का प्रॉब्लम है, इन सब में QT इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो लॉन्ग QT सिंड्रोम क्या होता है, लॉन्ग QT सिंड्रोम कैन कॉज सडन डेथ एज इट कॉजेज लीथल अरिथमियाज। लॉन्ग QT सिंड्रोम में उसने बताया है कि ये सडन डेथ करवा सकता है क्योंकि इसके अंदर लीथल अरिथमियाज होते हैं, स्पेशली टॉर्सेट डी पॉइंट्स। दिस इज ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स नोन एज चैनलोपैथीज, डिफेक्ट इन आइन चैनल्स, आइन चैनल्स में चैनलोपैथीज। अच्छा इसके बाद उसने आगे बता दी हैं रोमानोवार्ड सिंड्रोम। रोमानोवार्ड सिंड्रोम ये क्या होता है, जार्वल एंड लेंज नेल्सन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद कंजेनिटल डेफनेस के साथ। ड्रग्स काजिंग लॉन्ग QT आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट इन माइंड, इट कॉजेज टॉर्सिड्स, thus QT plus टॉर्सिड्स। अदर नॉन ड्रग causes of long QT, QT plus टॉर्सिड्स